Today's class will be discussing about the condition called as cleft lip or cleft palate. क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को अगर समझना है तो इससे पहले ज़रूरत ये है कि आप फॉर्मेशन, फेस की फॉर्मेशन कैसे होती है उसको समझना ज़रूरी है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट फेस का होता है वो कैसे होता है। तो मल्टीपल साइड्स पे फ्यूज़न होता है, मल्टीपल बोन्स हमारे फेस के अंदर प्रेजेंट है। 14 बोन्स ऑलमोस्ट हमारे फेस के अंदर बोन्स हैं। इन बोन्स के फ्यूज़न की फेस का फॉर्मेशन होता है। तो फेस का डेवलपमेंट होता है मिडिल नेज़ल प्रोसेस के फ्यूज़न की वजह से, लेटरल नेज़ल प्रोसेस है उसके फ्यूज़न की वजह से, मैक्सिलरी प्रोसेस है, मैंडिबुलर आर्क है, ग्लोबुलर आर्क है, ऑल्फैक्टरी पिट्स एंड आई है। फेशियल बोन्स के अलग अलग प्रोसेस हैं, उनके आर्टिकुलेशंस के वजह से फेस का डेवलपमेंट होता है। तो जब तक हम फेशियल स्ट्रक्चर्स या फेस के जो स्ट्रक्चर्स है, फेस के जो बोनी स्ट्रक्चर्स है, उनके फ्यूज़न को नहीं समझते तब तक आप क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को नहीं समझ सकते। अगर इनमें फ्यूज़न में कोई डिफेक्ट आ रहा है, इन बोनी प्रोमिनेंसी या बोनी स्ट्रक्चर्स के फ्यूज़न में कोई अगर डिफेक्ट आ रहा है, उसके नतीजे में क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्यों डेवलप होता है, तो ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से इन स्ट्रक्चर्स का अगर फ्यूज़न नहीं होगा तो फाइनली ये कंडीशन डेवलप होगी कौन सी, क्लेफ्ट लिप की या क्लेफ्ट पैलेट की। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट ये कॉमन क्रेनियो फेशियल एनोमलीज़ है। क्रेनियो फेशियल एनोमलीज़ है, यानी इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, स्कल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और फेशियल स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इसी वजह से हमने बोला क्रेनियो फेशियल एनोमलीज़। तो सबसे पहले ये क्या है, कंजेनाइटल कंडीशन आप कह सकते हो, कॉमन क्रेनियो फेशियल एनोमलीज़ है। और ये किसके वजह से होगा, माल फॉर्मेशन के वजह से होगा, माल यूनियन के वजह से होगा। और माल यूनियन माल फॉर्मेशन कंजेनाइटल कॉज के वजह से होगा। तो ये कॉमन कंडीशन है, कॉमन क्रेनियोफेशियल एनोमलीज़ है और रिजल्ट करेगा फेलियर ऑफ फ्यूज़न ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर्स, जिसकी हमने बात इससे पहले करी। और इन स्ट्रक्चर्स का फ्यूज़न कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। जब बेबी ग्रो कर रहा है, जब फीटस ग्रो कर रहा है, वहीं फ्यूज़न होगा इन स्ट्रक्चर्स का। अगर ये फ्यूज़न एबनॉर्मल होगा, माल यूनियन होगा, उसके नतीजे में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की हम बात करें तो ये कंडीशन सेपरेटली डेवलप हो सकती है और कई बार दोनों ही कंडीशन को एग्जिस्ट करेगी। कई बार ये दोनों कंडीशन क्या होगी, को एग्जिस्ट करेगी। सेपरेट भी इन क्लेफ्ट लिप सिर्फ क्लेफ्ट लिप की कंडीशन डेवलप हो सकती है, कई बार सिंगली क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन डेवलप हो सकती है और कई बार ये कंबाइंड कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट सेपरेट इनका अकरेंस हो सकता है, कई बार कंबाइंड अकरेंस हो सकता है। तो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस इसमें इफेक्ट हो सकता है, यानी डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस होगी, फीडिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है, इसमें स्पीच ऑल्टर्ड हो सकता है, इसके अंदर हियरिंग भी कई बार इफेक्ट होता है और साइको सोशल हेल्थ भी इफेक्ट हो सकता है। साइको सोशल हेल्थ की हम अगर बात करें, यानी जो आउटकम है फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस है, उसके वजह से सोसाइटी एक उनको स्टिग्मा के तौर पर ट्रीट करता है या उसको थोड़ा सा अलग ट्रीट करता है, जो पेशेंट के साइकोलॉजिकल मेकअप को अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी इफेक्ट होता है पेशेंट का। नेक्स्ट हम बात करें कि इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो इंसिडेंस कुछ बुक्स के अंदर 1 in 700 लाइव बर्थ दिया है। अगर हम बात करें कुछ बुक्स के अंदर 1 in 600 लाइव बर्थ दिया हुआ है। तो इंसिडेंस यानी 1 in 600 to 700 वेरी कर सकता है। इसकी इंसिडेंस क्या है, एक बच्चा जो सफ़र करेगा किससे, 700 लाइव बर्थ के बाद एक बच्चा सफ़र कर सकता है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट से। एशियन में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है या नेटिव अमेरिकन है उनमें अंदर इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। एक रेस है जो यूरोपियन रेस है, जिसको बोलते हैं कॉकेशियन। तो कॉकेशियन में इसकी इंसिडेंस भी कॉमन है। मेल ज़्यादा प्रेवलेंटली इससे अफेक्ट होते हैं क्लेफ्ट लिप से। तो क्लेफ्ट लिप की अगर हम बात करें इसमें मेल ज़्यादा इफेक्ट होंगे। अगर क्लेफ्ट पैलेट की बात करें इनमें फीमेल ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में जो जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो क्लेफ्ट लिप के कंडीशन में मेल ज़्यादा इफेक्ट होंगे, यानी मेल बेबी ज़्यादा इफेक्ट होंगे इससे। ऐसे ही फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की कंडीशन में क्लेफ्ट पैलेट ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब इनके डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें कि ये कंडीशन यानी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन, खासतौर से क्लेफ्ट लिप की अगर हम बात करें तो इनकी कंडीशन यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी। तो यूनिलेटरल एग्जिस्टेंस होगा 75% केसेस के अंदर, यानी 75% केसेस के अंदर यूनिलेटरल होगा, इन वन साइड होगा, यानी आइदर साइड ऑफ दी जो मीडियन रेफाई है या जहाँ पे लिप का फ्यूज़न हो रहा है वहाँ से
सेंट्रल पार्ट जो होगा उससे आइदर साइड हो सकता है, कई बार दोनों साइड होगा तो इसको बोलेंगे बायलेटरल, यानी दो जगह कट है तो बायलेटरल बोलेंगे, अगर एक साइड पे कट है तो इसको बोलेंगे यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल एग्जिस्टेंस हो सकती है 75% केसेस के अंदर। और अगर इसमें भी हम बात करें तो लेफ्ट साइड ज़्यादा कॉमन है। यूनिलेटरल जैसे हमने इंसिडेंस डिस्कस किया 75% है, लेफ्ट साइड सिंगली इसमें 60% चांसेस होते हैं कि 60% चांसेस है कि लेफ्ट साइड क्लेफ्ट लिप की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक, इसका मतलब यह होगा कि 15% केसेस के अंदर ये राइट साइड भी डेवलप होगा। तो कंबाइंड की अगर हम बात करें यानी यूनिलेटरल 75% इसकी इंसिडेंस है, सिंगली लेफ्ट साइड में कॉमन है 60%। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं कंबाइंड अपीयरेंस होने का, यानी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट ये कंबाइंड होगा किस कंडीशन में, 50% केसेस के अंदर। कॉमन होगा बॉयज़ के अंदर 1 to 25% ये केस होगा क्लेफ्ट लिप एलोन की। कंबाइंड की अगर हम बात करें, अगर बॉयज़ के अंदर हम बात करें इसके अंदर ऐसे ही 25 से 40% ये चांसेस है क्लेफ्ट पैलेट की। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें, इटियोलॉजी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो इटियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ इटियोलॉजी में ख़ास तौर से क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी या माल फॉर्मेशन के वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है। और ये डिफॉर्मिटी कैसे डेवलप होगी, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर अगर फ्यूज़न प्रॉपर नहीं होगा उसके वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ कंडीशंस में फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन देखा जाता है, और फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन में अगर हम बात करें तो क्लेफ्ट लिप और कंबाइंड क्लेफ्ट पैलेट ये कंडीशन एग्जिस्ट हो सकती है। इसमें रिस्क जो होगा यानी 1:25 लाइफ बर्थ जो फैमिली है जिसमें हिस्ट्री मिल रही है पहले से, इन डेटा से हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला कि अगर किसी फैमिली के अंदर इसकी इंसिडेंस है तो उसी फैमिली में अगर लाइव बर्थ हो रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उस फैमिली के जो बेबीज़ होंगे वो सफ़र कर सकते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से। तो 1:25 का रेशियो यानी 25 लाइव बर्थ के अंदर 1 इंसिडेंस होगा क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप का। क्लियर है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर होगा ये रिजल्ट कर सकता है। रूबेला इन्फेक्शन है, इसी वजह से एंटीनेटल चेकअप के अंदर इन इन्फेक्शंस की मॉनिटरिंग की जाती है, ये रिजल्ट कर सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर अगर होगा तो ये रिजल्ट कर सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसके वजह से डेवलप हो सकता है। मैटरनल एपिलेप्सी है या इसमें कोई ड्रग इंटेक है, जैसे स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस दिए गए हैं, स्टेरॉइडल इंटेक ज़्यादा हो रहा है, वो रिजल्ट कर सकता है। एप्टियोन जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं या एंटी सीजर ड्रग है तो ये अगर इंटेक अगर हो रहा है तो ये रिजल्ट कर सकता है, जिसमें खास तौर से डाइजेपाम इंटेक भी है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, तो ये भी रिजल्ट कर सकता है। अगर प्रोलॉन्ग इसका इंटेक हो रहा है खास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान तो ये रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट फॉर्मेशन में। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स एविडेंट होगा, क्लिनिकली विजिबल डिफेक्ट के फॉर्म में होगा, यानी डिफेक्ट विजिबल होगा। यहाँ लिप क्या होगा, क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट होगा यानी एक टीयर होगा लिप एरिया के अंदर। पैलेट भी अगर होगा तो वहाँ विजिबल डिफेक्ट आप देख सकते हैं। क्लेफ्ट लिप अगर है तो वो विजिबल डिफेक्ट आप देख सकते हैं। ऐसे ही क्लेफ्ट पैलेट है तो पैलेट एरिया के अंदर आप डिफेक्ट देख सकते हैं। फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, इसमें ख़ास तौर से एक पहचान है कि मिल्क रिगर्जिटेशन होगा नोज से, या आप फीडिंग करा रहे हैं, फीडिंग कराने के दौरान बेबी रिगर्जिटेट करेगा, मिल्क को रिगर्जिटेट करेगा और नोज़ल एरिया से आ रहा है। तो कई बार अर्ली स्टेज के अंदर कंडीशन डायग्नोज नहीं होती, अगर रिगर्जिटेशन मिल्क का हो रहा है फीडिंग के दौरान तो ये पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशंस को खास तौर से। स्पीच एबनॉर्मल हो सकता है इसके अंदर, ऐसे ही रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, डेंटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, माल ऑक्लूजन हो सकता है। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है इसकी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की। अब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, एक तो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, उससे डायग्नोस कर सकते हैं। एंटीनेटल चेकअप के अंदर मल्टीपल ड्यूरेशन पे हम यूएसजी कराते हैं, उनका मकसद अलग होता है। तो माल यूनियन, माल डिफॉर्मिटी या इस तरह की कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए एंटीनेटल चेकअप के दौरान यूएसजी कराई जाती है। तो एंटीनेटल चेकअप के अंदर अल्ट्रासाउंड की मदद से जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके अंदर कोई माल यूनियन तो नहीं है, कि कोई माल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड से आप अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। पोस्ट नेटल एरिया के अंदर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी अगर बेबी बॉर्न हो गया है, बेबी की बर्थ हो गई है, लाइव बर्थ हुई, उस कंडीशन में पोस्ट नेटल चेकअप के थ्रू इस कंडीशंस को आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो पोस्ट नेटल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। यहाँ आपको मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इवैल्यूएशन आपका होगा, जैसे ईएनटी जो ईएनटी कंसल्टेशन आपका हो सकता है, ऐसे ही डेंटल कंसल्टेशन हो सकता है, या स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेकर सपोज करिए किसी के स्पीच डिफर्ड है, बाकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो वहाँ स्पीच थेरेपी या स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस में भी इनका रोल हो सकता है, साथ साथ में आप जब ट्रीटमेंट करेंगे उसके अंदर भी इनका रोल है। अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी सिंगल एक कोई डिपार्टमेंट इसको ट्रीट नहीं कर सकता, तो मल्टी डिसिप्लिनरी जिसमें आप एफर्ट करेंगे तो आउटकम बेहतर होगा। तो मल्टी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर है, चूँकि ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें ईएनटी की भी हेल्प चाहिए, पीडियाट्रिशियंस की हेल्प चाहिए, साथ साथ में सर्जन की हेल्प चाहिए, तो जो भी अप्रोच होगा जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा तो वहाँ रिजल्ट क्या होगा, बेहतर होगा। अब इसमें आप हेल्प किसकी ले सकते हैं, पीडियाट्रिशियन की हेल्प ले सकते हैं, सर्जन की हेल्प ले सकते हैं, ऑर्थोडेंटिस्ट है उसकी हेल्प ले सकते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट है उसकी हेल्प ले सकते हैं। पोस्ट ऑपरेशन आपको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी और साइकोलॉजिस्ट की भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज़ करिए बच्चा अगर थोड़ा सा जहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया है वो उसी डिफेक्ट के साथ वो अभी उसने अच्छा खासा टाइम निकाल दिया है, तो डिफेक्ट क्लियर होने के बाद भी, डिफेक्ट के रिपेयर होने के बाद भी उसकी जो स्पीच होगी वो इम्प्रूव नहीं होती, साथ साथ साइकोलॉजिकल मेकअप होगा वो इम्प्रूव नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बेहतर टूल हो सकता है ऐसे बच्चों में डील करने के लिए। ठीक है, हमारा जो ऑपरेशनल इंटरवेंशन होगा या हम मैनेजमेंट करेंगे उसका गोल क्या होगा, एक तो अपीयरेंस नॉर्मल कर दें, यानी जो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है या क्लेफ्ट पैलेट है उस डिफेक्ट को रिपेयर कर दें, तो इससे क्या होगा, अपीयरेंस इसका इम्प्रूव होगा, ये हमारा मकसद होता है। साथ साथ में स्पीच जो डिफेक्टिव हो रही थी उसको हम बेहतर कर सकें। हियरिंग अगर लॉस थी या हियरिंग डिफॉर्म थी तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल या साइको सोशल जो इफ़ेक्ट था उसको हम एडजस्ट कर पाएँ, तो ये सब कुछ हमारा गोल होता है। जब भी ऐसे कंडीशंस में हम ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं तो उसका गोल सेट करते हैं, गोल यही है। सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम बहुत डिलिबरेटली डिस्कस नहीं करेंगे, सर्जिकल ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। एक रूल ऑफ 10 है जिसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि क्लेफ्ट लिप, वहाँ रूल ऑफ 10 को याद रखना ज़रूरी है। तो जब भी हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है, तो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में जो ट्रीटमेंट हमारा होगा, हम जो टाइम बॉन्डेड हमारा यहाँ ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो हम परफॉर्म करेंगे 3 से लेकर 6 मंथ में, यानी इनिशियल 3 to 6 मंथ जो होगा, जहाँ कंडीशंस डायग्नोज हो जाती है, तो इनिशियल 3 to 6 मंथ के अंदर हम डायग्नोज अगर कंडीशन है तो वहाँ ट्रीटमेंट हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन होगा। यहाँ रूल ऑफ 10 अप्लाई होता है, तो रूल ऑफ 10 ये है कि अगर इनिशियल 3 to 6 मंथ के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चे की जो एज होनी चाहिए मिनिमम 10 वीक होनी चाहिए, वज़न इसका होना चाहिए मिनिमम 10 पाउंड और हीमोग्लोबिन होना चाहिए 10 ग्राम। इससे अगर कम की कंडीशन है तो यहाँ ऑपरेटिव इंटरवेंशन नहीं देंगे। तो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करना है, तो रिपेयर हम करेंगे 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में। यहाँ हम रूल ऑफ 10 का ध्यान रखते हैं। रूल ऑफ 10 ये है कि 10 वीक का बच्चा होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 10 वीक होनी चाहिए। इसी ड्यूरेशन में हम करेंगे 10 पाउंड उसका वेट होना चाहिए, साथ साथ में हीमोग्लोबिन मिनिमम 10 ग्राम होना चाहिए। टेक्निक जो है क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में रिपेयर करने के लिए, इसके लिए मिलार्ड रोटेशनल एडवांसमेंट फ्लैप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्लैप है ये बेसिकली, फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी जो डिफेक्ट है उसको रिपेयर किया जाता है। और इस टेक्निक के अंदर जो फ्लैप बनाया जाता है उसका एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं मिलार्ड रोटेशनल एडवांसमेंट फ्लैप। दूसरा है टेंशन रेंडल्स ट्रायंगुलर फ्लैप। तो ये 2 फ्लैप है जिसकी मदद से जो डिफेक्ट होगा उसको हम रिपेयर करेंगे। जो डिफेक्ट क्लेफ्ट लिप की कंडीशन डेवलप हो रही है तो ये हम फ्लैप की मदद से ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में 2 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है मिलार्ड रोटेशनल एडवांसमेंट फ्लैप, सेकंड है टेंशन रेंडल ट्रायंगुलर फ्लैप। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लेफ्ट पैलेट के रिपेयर की। तो क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर हम करते हैं 9 to 18 मंथ। ये ड्यूरेशन याद रखिए, अक्सर पीजी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों के ड्यूरेशंस वेरिएबल हैं। हम अक्सर क्या होता है कि हम दोनों को सेम लेके चलते हैं, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लेफ्ट लिप रिपेयर करेंगे 3 to 6 मंथ के अंदर, तो 6 मंथ ड्यूरेशन अगर दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन में जो रिपेयर करेंगे 9 to 18 मंथ, जनरली 9 मंथ दिया रहता है आंसर में, तो ये करेक्ट आंसर है। तो क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करेंगे 9 to 18 मंथ के अंदर। जो टेक्निक्स हैं यहाँ पे वो टेक्निक्स है वॉन लैंगनबैक
ये रिपेयर होता है, ये मेथड होता है। इसके अलावा वार्डिल किलनर पुशबैक है, दूसरा है फरलोज डबल अपोजिशन जेड प्लास्टी होती है। तो ये टेक्निक्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग द क्लेफ्ट पैलेट। अब इसमें और इंटरवेंशन हम क्या दे सकते हैं, तो और इंटरवेंशन यानी सर्जिकल इंटरवेंशन के अलावा या हमने जो मेडिसिनल मैनेजमेंट हमने शुरू में काउंसलिंग वगैरह करी, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें फीडिंग सपोर्ट ज़रूरी है, फीडिंग सपोर्ट ज़रूरी है। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट की हम हेल्प ले सकते हैं, ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट या उसकी हेल्प हम ले सकते हैं, हियरिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑपरेशंस के बाद भी हियरिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है तो वहाँ आप डेफनेस को करेक्ट करने के लिए, हियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप हियरिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही ENT केयर ज़रूरी है, और ENT केयर ख़ासतौर से ओटाइटिस मीडिया के लिए। यहाँ ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन को एग्जिस्ट कर सकती है या ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन डेवलप होती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ज़रूरी है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, काउंसलिंग की मदद से। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो अगर टाइमली सर्जरी आपने कर लिया और रिहेबिलिटेशंस पे ज़्यादा फोकस किया तो यहाँ गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट है, आउटकम बेहतर होगा। नॉर्मल स्पीच और हियरिंग भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बेहतर हो जाती है। अगर डिले ट्रीटमेंट होगा, यानी ट्रीटमेंट आपने लेट से शुरू किया तो स्पीच इफेक्ट हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, इसके अंदर साइको सोशल इफेक्ट या इस तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है बच्चों के अंदर। तो प्रोग्नोसिस इस पर डिपेंड करेगा कि आपने इंटरवेंशन कब दिया है। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन देंगे तो आउटकम बेहतर होगा, लेट इंटरवेंशन देंगे तो जो डिफेक्ट हमने डिस्कस किया है, यानी इसमें स्पीच डिफेक्टेड हो सकता है, ऐसे ही हियरिंग लॉस की कंडीशन भी दिख सकती है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, इस डिजीज़ को या इस कंडीशंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो है एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन विटामिन डेफिशिएंसी के नतीजे में भी डेवलप हो सकता है, कुछ मिनरल्स उनके डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमारा फोकस किस पे होगा, प्रिवेंशन के लिए ख़ास तौर से हमें ध्यान देना पड़ेगा मैटरनल न्यूट्रिशन पे। तो एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन हम सपोर्ट करेंगे जिसमें फोलिक एसिड और विटामिन सप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। स्मोकिंग भी एक कॉज है, स्मोकिंग भी माल यूनियन के लिए और डिफॉर्मिटी के लिए कॉज है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है अगर फीमेल स्मोकर्स हैं और उसी दौरान उनको प्रेगनेंसी है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, मल्टीपल डिफॉर्मिटी की पॉसिबिलिटी होती है बेबीज़ के अंदर। तो यहाँ हमारा प्रिवेंशन होगा, प्रिवेंशन स्मोकिंग का होगा, इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। अल्कोहल कंजप्शन है, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। ऐसे ही टेरेटोजेनिक कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती हैं, तो उन ड्रग्स से भी हमें प्रिवेंशन करना होगा ताकि इस तरह की कंडीशन जो क्लेफ्ट लिप है और क्लेफ्ट पैलेट डेवलप नहीं हो। जेनेटिक काउंसलिंग भी ज़रूरी है, ख़ास तौर से हाई रिस्क फैक्टर ग्रुप के अंदर या हाई रिस्क ग्रुप के अंदर हम जेनेटिक काउंसलिंग भी करेंगे कि ये कंडीशन आपकी फैमिली के अंदर रन करती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो इंटरवेंशन कब देना है, और साथ साथ में अगर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो आप किन डिसिप्लिनरी अप्रोच को आप हेल्प ले सकते हैं, कैसे इस कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और